नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे आगामी सभी एग्जाम्स की। हमारे द्वारा भी दोस्तों विशेष सीरीज चलाई गई है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि के नाम से। अभी तक दोस्तों हमने इस सीरीज के 10 भाग अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि आगामी सभी एग्जाम में दोस्तों मदद करने वाली है आपको। चाहे प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम 2023 का हो, या फिर उत्तराखंड एलटी, या फिर टीटी यूटीटी, चाहे आप सेंट्रल टेट का भी भरेंगे, तो दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे हर जगह पूछा जाता है। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड की दोस्तों आपको बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए। इसमें दोस्तों हम भी आपकी पूरी मदद कर रहे हैं। तो आज हम दोस्तों आपके लिए एक प्रवक्ता स्क्रीनिंग 2023 का एक मॉडल पेपर दोस्तों लेकर आए हैं। इसमें हमने वो सभी प्रश्न इंक्लूड किए हैं जो कि आपसे प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम 2023 में पूछे जा सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो आज है दोस्तों पार्ट नंबर 11। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इन चीज़ों को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम आपको सॉल्व करवाएंगे प्रवक्ता स्क्रीनिंग मॉडल पेपर 2023। इसको दोस्तों इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें उन सभी प्रश्नों का समावेशन किया गया है जिनकी स्क्रीनिंग एग्जाम में आने की दोस्तों संभावना रहेगी। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट तो हम हमेशा बताते ही हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 1947, 48, 49 या फिर 1950। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है 1948। देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि जिसको हम राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी दोस्तों जानते हैं, क्योंकि इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? राधा कृष्णन थे। तो इसलिए इस आयोग का नाम राधा कृष्णन आयोग भी बोला जाता है। इसकी नियुक्ति हुई थी 4 नवंबर 1948 को दोस्तों इसकी नियुक्ति की गई थी। ठीक है ना। इसको स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग भी इसको बोला जाता है। इसका जो कार्य क्षेत्र था दोस्तों वो था हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इनको अपने सुझाव देने थे। क्योंकि देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय पे उच्च शिक्षा की ओर को ध्यान देना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो उस समय पर दोस्तों जो आपका CAB है यानी कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, ठीक है, और इसके अलावा होता है अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा परिषद, ठीक है, IUBE, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद। इन दोनों ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया था कि ऐसा आयोग आप नियुक्त करो जो कि उच्च शिक्षा के बारे में अपने सुझाव दे। तो इसीलिए दोस्तों 4 नवंबर 1948 को राधा कृष्णन की अध्यक्षता में इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा को समवर्ती सूची पर किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। शिक्षा को समवर्ती सूची पर किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? 40वां है, 42वां है, 44वां है या फिर 46वां है? तो एजुकेशन को समवर्ती सूची पर किस संविधान के संशोधन के द्वारा लाया गया दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। इसको दोस्तों हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। 42वां संविधान संशोधन दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों आपके काफी सारे बदलाव किए गए थे। 1976 में दोस्तों ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इसी दौरान दोस्तों शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया। देखिए, 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, पहले मैं आपको बता दूं। एक होती है संघ सूची। संघ सूची में दोस्तों आपके क्या होते हैं? संघ से संबंधित विषय होते हैं। इस पे कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है। इसके अलावा राज्य सूची के विषय होते हैं। इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है यानी कि लॉ बनाने का अधिकार है दोस्तों, वो राज्य को होता है। ठीक है। इसके अलावा समवर्ती सूची होता है। समवर्ती सूची में वो विषय होते हैं जो कि केंद्र और राज्य दोनों के होते हैं। ऐसे जो विषय होते हैं उनको समवर्ती सूची में रखा जाता है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। अब इसमें अगर किसी भी बात में विरोधाभास हो जाए, कहने का मतलब है कि अगर केंद्र कानून बनाता है और राज्य उसके विरुद्ध है तो फिर केंद्र के कानून को माना जाता है। ओके। तो शिक्षा दोस्तों क्या है? समवर्ती सूची में ये आया था कब? 1976 में। यानी कि दोस्तों ये राज्य का भी विषय है और केंद्र का भी विषय है और दोनों को इसमें कानून बनाने का अधिकार है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? देखिए, जो रूरल यूनिवर्सिटीज हैं उनको स्टैब्लिश किया जाए, ऐसा सुझाव किस कमीशन के द्वारा दिया गया? भारतीय शिक्षा आयोग है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग है, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग है या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या है इसका दोस्तों? अभी जो हमने पढ़ा था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन इस तरह से बना रखे हैं। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है इसका नाम है राधा कृष्णन आयोग। तो राधा कृष्णन आयोग
जो कि अभी हमने बताया कि भाई 4 नवंबर 1948 को दोस्तों गठित हुआ था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में दोस्तों ग्रामीण विश्वविद्यालय यानी कि ग्रामीण रूरल यूनिवर्सिटी को भी स्टैब्लिश करने की दोस्तों बात कही थी। उच्च ग्रामीण शिक्षा और ग्रामीण विश्वविद्यालय को स्थापित करने की दोस्तों इन्होंने बात यहाँ पर कही थी। तो ये दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले भी आपका आ चुका। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारे संविधान में राज्य से क्या तात्पर्य है। कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य शब्द का उल्लेख है, तो राज्य शब्द से क्या तात्पर्य है, क्या उसका मतलब केंद्र सरकार से है, प्रांतीय सरकार से है, या फिर हमारे प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन से है, किसका दोस्तों इससे संबंध है। ज़्यादातर आपने देखा होगा ना कि दोस्तों जैसे हमारे संविधान में ज़्यादातर ये लिखा रहता है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा, विधि में कानून बनाना राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा। तो राज्य का मतलब क्या है, तो राज्य का मतलब क्या है दोस्तों, जो चौथा पॉइंट है यानी कि केंद्र, प्रांतीय सरकार और प्रशासन, जिसके भी हाथ में जिसका भी क्षेत्र है तो वो दोस्तों वहाँ पर एप्लीकेबल हो जाता है। यानी कि केंद्र का मैटर है तो वहाँ पर केंद्र राज्य की तरह कार्य करेगा, प्रांतीय सरकारें हैं तो जैसे राज्य सरकारें होती हैं, प्रशासन है एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ है तो वो आपका क्या है, राज्य उसको सुनिश्चित करेगा। तो कहने का मतलब है कि वो केंद्र भी हो सकता है, प्रांतीय भी हो सकता है और प्रशासन भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कहाँ पर कैसी सिचुएशन है। अगला प्रश्न देखेंगे, आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वितीय की स्थापना कब हुई। आचार्य नरेंद्र देव समिति सेकंड 1939, 1949, 1952 या फिर 1964, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है 1952 में। 1952 18 मार्च 1952 को दोस्तों नरेंद्र देव समिति द्वितीय की दोस्तों स्थापना हुई थी। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था इंडिपेंडेंस से पहले। वो हुई थी 1939 में गठित, जिसको कि बोला गया था आचार्य नरेंद्र देव समिति। अब इसका काम क्या था दोस्तों कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा है उसके संबंध में इन्होंने दोस्तों सुझाव देने थे। जैसे कि माध्यमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव पूरे केंद्र में किसने देने थे, मुदालियार आयोग ने। तो ऐसे ही इनको उत्तर प्रदेश की शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया था। उसके बाद फिर 1952 में फिर दोबारा से दोस्तों इसका गठन किया गया, जिसको कि हम माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति। ओके, पुनर्गठन समिति। तो ये दोस्तों जो समिति है इसको हम नरेंद्र देव समिति द्वितीय के नाम से माना जाता है। 18 मार्च 1952 को दोस्तों इस समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया। बहुउद्देशीय विद्यालय, ताराचंद समिति, आचार्य नरेंद्र देव समिति, मुदालियर कमीशन या फिर कोठारी कमीशन। बहुउद्देशीय समझते हैं ना, यानी कि मल्टीपर्पज जो आपके स्कूल होते हैं, ना सिर्फ जहां दोस्तों शिक्षा दी जाए, इसके अलावा वहां पर वोकेशनल कोर्सेज भी दिए जाएं, ठीक है। यानी कि बच्चों को आगे जाके जो व्यापार के लिए भी या फिर ऐसे जो बिजनेस के कार्य हैं उसके लिए भी तैयार किया जाए, ठीक है ना। वोकेशनल कोर्सेज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम भी बच्चों को पढ़ाए जाए ताकि आगे जाके उनको रोजगार भी मिले, ठीक है। तो इस तरह का जो सुझाव है वो किसके द्वारा दिया गया, सबसे पहले दोस्तों ये दिया गया था ताराचंद समिति के द्वारा, ठीक है ना। ताराचंद समिति जिसका गठन हुआ था 1948 को। क्यों हुआ था दोस्तों, फिर वही देश की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा में सुधार, आवश्यक सुधार के लिए सुझाव देने के लिए ताराचंद समिति का गठन किया गया था। 1949 में इनके द्वारा अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था और माध्यमिक शिक्षा के संबंध में दोस्तों इन्होंने सुझाव दिए थे। तो उसमें बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव भी ताराचंद समिति के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई। हम बात करें दोस्तों यूजीसी की, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना कब की गई, 1956, 1949, 53 या फिर 1963। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1953। 1953 में दोस्तों आपकी यूजीसी की स्थापना दोस्तों की गई। इससे पहले इसका नाम दोस्तों क्या हुआ करता था, विश्वविद्यालय अनुदान समिति हुआ करता था नाम इसका दोस्तों, ठीक है ना, 1953 तक। बाद में दोस्तों इसको आयोग घोषित कर दिया गया। फिर 1956 में दोस्तों इसको एक स्वतंत्र इकाई बना दिया गया, जैसे ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं ना, तो वो दोस्तों इसको बना दिया गया था। और ये किसकी सिफारिश पर हुआ था, ये दोस्तों राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर ही दोस्तों हुआ था, ठीक है ना। तो जो यूजीसी है वो भी दोस्तों आपके टॉपिक में है, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो एक स्वतंत्र संस्था का इसको दर्जा 1956 को दोस्तों मिला था और 1953 में विश्वविद्यालय जो अनुदान समिति थी इसका नाम बदलकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रखा गया।
अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया? अभी हमने पढ़ा था कि भैया किस संशोधन के द्वारा लाया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था दोस्तों? वो 1976 में हुआ था। तो भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 में दोस्तों लाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो मुदालियर कमीशन है उसने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में विभाजित किया था? जो मुदालियर कमीशन है 1952 में दोस्तों आया था ये, और इसने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में विभाजित किया? 5 है, 6 है, 7 है या फिर 8 है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों देयर वर 7 डिवीजन, मतलब कि 7 वर्गों में दोस्तों इसको डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो अगर मैं जैसे पहले बात करूं तो जैसे पहला था मानविकी यानी कि ह्यूमैनिटी। ठीक है, पहला था मानविकी वर्ग। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा आता है विज्ञान यानी कि साइंस। ठीक है, तीसरा आपका हो गया तकनीकी, टेक्नोलॉजी। चौथा हो गया आपका वाणिज्य यानी कि कॉमर्स। ओके, इसके अलावा फिफ्थ हो गया कृषि। सिक्स हो गया ललित कला यानी कि आर्ट। ओके, एंड सेवेंथ हो गया आपका गृह विज्ञान। गृह विज्ञान लड़कियों के लिए था खासकर। तो 7 दोस्तों वर्गों में डिवाइड किया गया था माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को मुदालियर कमीशन के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में है? 40वें, 42वें, 45वें या फिर 46वें? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 45वें अनुच्छेद में। ठीक है ना। देखिए 45वां अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। इसमें यह बोला गया था कि राज्य लगातार ये प्रयास करेगा कि भैया 6 से 14 वर्षों के बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा वो प्रोवाइड करवाए। ठीक है ना। तो पहले ये मौलिक अधिकार नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो बाद में दोस्तों क्या हुआ, 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, और इस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों आर्टिकल 21 को जोड़ा गया, जिसके बाद दोस्तों फिर ये आपका एक तरह का क्या बन गया, मौलिक अधिकार बन गया। क्योंकि आर्टिकल 21 को के अंदर 21 में क्या आता है दोस्तों, मौलिक अधिकार आता है। ठीक है ना। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें फिर दोस्तों इसको मौलिक अधिकार बनाया गया। तो पहले नीति निर्देशक तत्व था। नीति निर्देशक तत्व का मतलब आप समझते हैं ना कि जिसमें राज्य से ये अपेक्षा की जाती है कि आप ऐसा करिए, वैसा करिए, ये करिए, लेकिन इसमें कोई अधिकार नहीं दिए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में बनारस संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? भारत में बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? लॉर्ड मिंटो, वॉरेन हेस्टिंग, जोनाथन डंकन या फिर लॉर्ड वेलेजली? तो एक बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? इसका राइट आंसर है सी, जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन के द्वारा दोस्तों संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वाराणसी में। और ये दोस्तों कहाँ से थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय पर निवासी थे जोनाथन डंकन। और कब इन्होंने की थी? 1791 में की थी। ठीक है, इसकी स्थापना बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो इन्होंने जनरली इसकी स्थापना क्यों की थी? जो हिंदू का लॉ है और जो इनकी फिलॉसफी है उसका स्टडी करने के लिए दोस्तों वाराणसी में इस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने बजट का कितने प्रतिशत एजुकेशन पर व्यय करने का सुझाव दिया था? दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसको कि हम कोठारी आयोग के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? 3%, 6%, 9%, 14%? राइट आंसर है दोस्तों 6%। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के दोस्तों जो तत्कालीन अध्यक्ष थे वो दोस्तों कौन थे? DS कोठारी। और 14 जुलाई 1964 को दोस्तों इस आयोग का गठन हुआ था। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में दोस्तों बोला था कि भैया जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे छात्रों की संख्या बढ़ती चली जाएगी और छात्रों पर जो व्यय है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों उन्होंने सुझाव दिया था भारत सरकार को कि भैया वो अपने शिक्षा पर बजट को बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करे। कब तकरीबन जो बजट है उसका 6% एजुकेशन पर लगाए। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आचार्य नरेंद्र देव समिति ने इंटर के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में बांटा था? अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि आचार्य नरेंद्र देव समिति ने इंटर के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में बांटा? 2, 4, 5 या फिर 6? इसका राइट आंसर है दोस्तों इनके द्वारा 5 वर्गों में इंटर के पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया था। इसमें जो 5 वर्ग थे, एक तो था आपका इसमें साहित्य वर्ग, दूसरा वैज्ञानिक वर्ग, ठीक है,
तीसरा जो वर्ग था दोस्तों वो था कलात्मक वर्ग, चौथा था कृषि, और पांचवा वाणिज्य। ठीक है, ये 5 वर्ग इनके द्वारा बनाए गए थे इंटर के लिए। अगला प्रश्न है कि मुदालियर कमीशन का कार्यक्षेत्र क्या था। मुदालियर कमीशन, इसका कार्यक्षेत्र क्या था? प्राथमिक था, माध्यमिक शिक्षा था, उच्च शिक्षा था, या फिर संपूर्ण शिक्षा था? राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका था माध्यमिक शिक्षा। ठीक है ना। देखिए, वैसे ताराचंद समिति का ऑलरेडी गठन हो चुका था 1948 में। 1949 में इनके द्वारा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित रिपोर्ट भी दोस्तों दी गई थी। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि इस रिपोर्ट का अध्ययन जो CAB है, यानी कि कैब है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है, इन्होंने इसका अध्ययन किया और कुछ पॉइंट्स में दोस्तों उसको कमियां पाई गई। तो फिर इसके बाद 1951 में CAB ने फिर भारत सरकार को सुझाव दिया कि भैया एक माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया जाए। और उसके बाद ही दोस्तों फिर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग का दोस्तों गठन किया गया था, 23 सितंबर 1952। उस समय पर मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, उन्हीं की अध्यक्षता में दोस्तों इस कमीशन का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। फोर्ट विलियम कॉलेज, लॉर्ड मिंटो, वॉरेन हेस्टिंग, जोनाथन डंकन, या फिर लॉर्ड वेलेजली? राइट आंसर है दोस्तों इसका लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जितनी भी आपकी प्राच्य भाषाएं हैं उनका अध्ययन इसमें दोस्तों किया जाता है। प्राच्य विद्याएं, प्राच्य भाषाएं, इनका दोस्तों अध्ययन केंद्र है कोलकाता का फोर्ट विलियम कॉलेज। 10 जुलाई 1800 को दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा कोलकाता में। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था? ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा का आयोग यानी कि दोस्तों हम बात कर रहे हैं कोठारी आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था? प्राइमरी एजुकेशन, इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, या फिर संपूर्ण शिक्षा? ठीक है, तो देखा जाए तो दोस्तों इनका सभी था, प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो चाहे आपके हायर हो, सभी संपूर्ण शिक्षा में दोस्तों इनके द्वारा अपनी रिपोर्ट दी गई थी, अपने सुझाव दिए गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या में कितने विषय रखे थे? तो दोस्तों यहाँ पर जो संबंधित प्रश्न पूछा गया है कितने विषय पूछ रखे गए थे, तो विषय में भी दोस्तों राइट आंसर वही होगा, 7 दोस्तों आपके विषय मतलब कि वर्ग रखे गए थे और उसके अंदर दोस्तों फिर कई सारे सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर नहीं बैठेगा। तो 7 दोस्तों वर्ग थे, फिर इसके अंदर दोस्तों क्या थे, विषय रखे गए थे, क्योंकि फिर वो विषय का जो आंकड़ा है वो फिर काफी आगे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने प्रतिशत छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित किया था? अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने प्रतिशत छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित किया था? 50%, 60%, 70% या फिर 80%? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? वो सी वाला है। देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है इन्होंने सुझाव था कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो 70% छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, सार्जेंट योजना कितने वर्ष की योजना थी? बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सार्जेंट योजना काफी महत्वपूर्ण है। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 40 वर्ष? देखिए, सार्जेंट योजना दोस्तों एक दीर्घकालीन योजना थी, 40 वर्ष की दोस्तों ये योजना थी। ये केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष उस समय पर तत्कालीन थे सर जॉन सार्जेंट, उनकी अध्यक्षता में दोस्तों इस रिपोर्ट को बनाया गया था, इसीलिए दोस्तों इसको सार्जेंट योजना बोला जाता है। 1944 में दोस्तों ये योजना बनी थी और उस समय पर दोस्तों मैंने पहले ही बोला कैब के दोस्तों जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन सार्जेंट थे, तो उनकी अध्यक्षता में दोस्तों इस रिपोर्ट को बनाया गया था। 40 वर्षीय दीर्घकालीन दोस्तों योजना थी। अगला प्रश्न देखेंगे, वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? वरिष्ठ विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी वाला, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसको कि हम कोठारी आयोग के नाम से दोस्तों जानते हैं। इनके द्वारा दोस्तों बोला गया था कि वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। वरिष्ठ विश्वविद्यालय क्या होते हैं दोस्तों कि जहां पर दोस्तों पीजी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी कि स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम को ज्यादा महत्व दिया जाता है, पीएचडी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी कि शोध कार्यों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है ना। तो ऐसे ही विश्वविद्यालयों को वरिष्ठ विश्वविद्यालयों का दर्जा दिया गया, जहां पर इंपॉर्टेंस है पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी को। ठीक है ना। तो ऐसे विश्वविद्यालयों को
वरिष्ठ विश्वविद्यालय बोला गया। इनको सारी जो ग्रांट है वो यूजीसी से मिलेगी, इस तरह के सुझाव इनके द्वारा दिए गए थे। तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण मॉडल प्रश्न जो कि आपको प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम में जरूर मदद करेंगे। आई होप कि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।